मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये पीडीएफ नहीं है उस बुक का, उसका रीज़न है कॉपीराइट। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। सो यहाँ पर है वही चीज़, उसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ये पीडीएफ जो आप देख रहे हो उसको बनाया गया। अगर आप चाहते हो उस पीडीएफ को लेना तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बुक का पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें इरोजन या फिर अपर्दन उसको हमने स्टार्ट किया था। आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपर्दन के प्रक्रम के बारे में, यानी कि वो प्रोसेस के बारे में। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। आई थिंक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी महेश वर्णवाल की बुक को इस तरीके से कवर अप नहीं किया है। ज़्यादातर जो आप देखोगे वीडियोज़ वो आपको मिलेंगे महेश वर्णवाल की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उसके बारे में। बट यहाँ पर जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस यानी कि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीसीएस के, उनके लिए जो बुक है महेश वर्णवाल की उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। थंबनेल आपने ऑलरेडी देखा होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर अपर्दन के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और शुरुआत से लेके आप इस बुक को कवर अप कर सकते हैं मेरे साथ में। चलिए अपर्दन के प्रक्रम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो प्रक्रम है या जो प्रोसेस है अपर्दन का, इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। आता क्या क्या है का मतलब क्या है कि अपर्दन किन वजहों से होता है। आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है तो अपने किनारों को काटती जाती है, इरोड करती चली जाती है। ठीक है, अपर्दित करती चली जाती है। सिमिलरली जब हम भूमिगत जल की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो था, इसमें हमने कास्ट स्थलाकृति के बारे में बात करी थी। इसमें हमने ये बताया था कि कोई चट्टान जो चूना पत्थर की है या फिर डोलोमाइट की है तो वो धीरे धीरे घुलती जाती है पानी के अंदर। जो भूमिगत जल की वजह से अपर्दन होता है वो भी किसके अंदर आएगा, अपर्दन के प्रक्रम के अंदर। इसके अलावा सागरीय तरंगें, आपने सागर के किनारे देखा होगा कि चट्टानें जो हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ में वो इरोड होती चली जाती हैं, अपर्दित होती चली जाती हैं। ठीक है, तो सागरीय तरंगों की वजह से भी अपर्दन होता है। ग्लेशियर्स की बात करें, कल हमने देखा था एक प्लकिंग का एग्जाम्पल देखा था कि अगर सपोज यहाँ पर एक ये इस तरीके से ग्लेशियर है, दैट मीन्स इसके नीचे भी तो पत्थर होंगे ना। अब जब ये पूरा ग्लेशियर आगे स्लाइड करेगा, यहाँ से निकलेगा, तब वो क्या करेगा, इन पत्थरों को उखाड़ देगा। ठीक है, एक तरीके से ये जो नीचे की लैंडफॉर्म थी इसको ये चेंज कर देगा। ठीक, इसके अलावा परिहिमानी और पवन ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब हम देखते हैं कि हवा जो होती है वो धीरे धीरे जैसे अगर आपने रेगिस्तान में जो पहाड़ों को देखा होगा उसके कुछ इमेजेस आप देखना गूगल पे, तो आप देखोगे कि वो अलग तरीके के मशरूम टाइप का कुछ बन जाता है। मतलब वो धीरे धीरे हवा जो होती है उसे काटती चली जाती है चट्टान को। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से अपर्दन होता है ये अपर्दन के प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अपर्दन के प्रक्रम ये दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। एक होती हैं आपकी अपर्दनात्मक स्थलाकृति और दूसरी है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। अपर्दनात्मक स्थलाकृति का मतलब क्या है कि वो सारे प्रोसेसेस जिसकी वजह से कोई चट्टान, कोई पत्थर या कोई लैंडफॉर्म जो इरोड हो रही है, ठीक है, और वो एक अलग लैंडफॉर्म में, सपोज ये एक बड़ा सा वो है आपका पर्वत समझिए। अब यहाँ पर पानी की वजह से, बारिश की वजह से या फिर हवा जो चल रही है उसकी वजह से ये धीरे धीरे घिसता जाएगा और आखिरी में जाके ये संप्राय भूमि यानी कि जो प्लेन लैंडफॉर्म है उसमें तब्दील हो जाएगा। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा आपका अपर्दनात्मक स्थलाकृति। वहीं जब हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में अगर हम कहें तो डिपॉजिट्स की वजह से, मतलब एक जगह इकट्ठा होने की वजह से जो स्थलाकृति बनेगी वो भी इसके अंतर्गत आएगी। इस तरीके की जो स्थलाकृति होंगी वो भी अपर्दन के प्रक्रम के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब ये क्या होगा इसमें, जब हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, आप समझिए कि जब एक जगह ये कोई पर्वत है, ये धीरे धीरे करके घिसता चला गया और यहाँ से क्या होगा, कण जो है यहाँ से छूटेंगे, पत्थर यहाँ से छूटेंगे और कहीं आगे जाकर वो धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि डेल्टा बनता है, तो डेल्टा कैसे बनता है, नदियाँ क्या करती हैं कि जब वो अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होती हैं, जहाँ से वो निकल रही हैं, वहाँ से उनकी जो है डिपॉजिट्स लेके आती हैं, साथ में वो अवसाद लेके आती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं और एक जगह फाइनली ऐसी आती है जहाँ पर वो इकट्ठा होता चला जाता है डिपॉजिट्स और वहाँ पर एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर एक स्थलाकृति पूरी क्रिएट हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है, निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशन की वजह से।
चलो इसके बाद ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। अब यहाँ पर एक आता है आपका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया। जब हम कहते हैं जल ग्रहण, इस वर्ड को अगर आप स्प्लिट करोगे, जल और ग्रहण यानी कि जल को ग्रहण करने वाला क्षेत्र। अब कोई नदी है, मान लो ये एक नदी है, अब ऑब्वियस सी बात है इस नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी होंगी इस तरीके से। अब यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जहाँ से ये पानी, जिस क्षेत्र का पानी ये अपने साथ में कैरी कर रही हैं, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, पिछले एग्जाम में आई थिंक समीक्षा अधिकारी या फिर यूपीपीसीएस में पूछा गया था जल विभाजक के बारे में। जल विभाजक का मतलब क्या है? अभी हमने देखा कि एक ये पूरा क्षेत्र था जहाँ पर एक नदी बह रही थी, उसकी सहायक नदियाँ थीं और ये इस पूरे क्षेत्र का पानी अपने साथ कैरी कर रही थी। एक इधर भी हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पर है कि एक नदी ऐसे बह रही है और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो साथ में इसके डिपॉजिट्स को लेके जा रही हैं। बीच का वो लैंडफॉर्म जो इन दोनों को अलग कर रहा है, इन दोनों जल ग्रहण क्षेत्र को, कैचमेंट एरिया को अलग कर रहा है, ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा आपका जल विभाजक का। समझ रहे हैं आप? आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। सो जल विभाजक की जब हम बात कर रहे हैं तो एक द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि यानी कि हाईलैंड्स की वजह से अलग हो रही है, उसी को जल विभाजक कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी की, ठीक है, सो अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर की जो उच्च भूमि है वो सिंधु और गंगा, जो दो अलग अलग द्रोणियां हैं, इनको अलग करने का काम कर रही है और ये क्या कहलाएगी यहाँ पर जल विभाजक। ठीक है, वो क्या कर रही है, दो कैचमेंट एरिया को स्प्लिट कर रही है और यही है आपका जल विभाजक। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि नदी द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है, अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे ही हमने बोला वी आकार की श्रेणी, आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी वी शेप की। अब कई बार आप पहाड़ों पर गए होंगे, आपने देखा होगा कि ये इधर एक पहाड़ है, ये इधर एक पहाड़ है और बीच में से यहाँ पर जो एक नदी बह रही है। अब सपोज अगर हम मान लें ये नदी नहीं होती तो पूरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये पर्वत पूरा आपस में इस तरीके से जुड़ा होता, बट धीरे धीरे नदी ने क्या करा, नदी के पानी ने इसको काटना शुरू करा और यहाँ पर एक वी शेप की आकृति क्रिएट हो गई। समझ रहे हैं आप? चलो अब देखो, यहाँ पर नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर कटाव, यानी कि इस तरीके से जो कटाव किया जा रहा है उसकी वजह से घाटी पतली, गहरी और मतलब आकार की हो जाती है और इसकी दीवारों का ढाल तीव्र और उत्तल होता है। अब देखो यहाँ पर जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, बीच में से ये एक नदी बह रही है। आप देखो ये एकदम स्टीप है, ठीक है, यानी कि बहुत तीव्र ढाल लिए हुए पर्वत है, इधर भी तीव्र ढाल लिए हुए पर्वत है। और ये अगर हम बात करें, ये जो एरिया है बहुत पतला, सकरा और गहरा है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है वी आकार की घाटी के बारे में। आकार के हिसाब से ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक होता है आपका गॉर्ज और दूसरा होता है आपका कैनियन। दोनों में डिफरेंस अभी हम समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले गॉर्ज की बात करें तो जनरली अगर हम देखें तो बहुत गहरी और सकरी घाटी को गॉर्ज या फिर कंदरा कहते हैं। मतलब वो घाटी जो बहुत ज़्यादा गहरी होगी और बहुत ज़्यादा सकरी होगी, उसको क्या बोला जाएगा, गॉर्ज। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंधु गॉर्ज जो किसकी नदी, कौन सी नदी की वजह से बन रहा है, सिंधु नदी की वजह से। वहीं शिपकीला गॉर्ज ये सतलज नदी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। दिहांग गॉर्ज ये ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा निर्मित है, ना कि दिहांग रिवर के द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद कैनियन की बात करें, सो अभी हमने बात करी कि वी आकार की जो घाटी बन रही है ये दो तरीके से होगी, एक बनेगा गॉर्ज, दूसरा बनेगा कैनियन। गॉर्ज क्या होगा, बहुत गहरा होगा, बहुत सकरी घाटी होगी, उसको हम गॉर्ज बोलेंगे नॉर्मली, जिसके एग्जाम्पल हमारे शिपकीला गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज है और सिंधु गॉर्ज है। वहीं अब कैनियन की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है वो देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें गॉर्ज का जो विस्तृत रूप होगा वही आपका कैनियन या फिर संकीर्ण नदी कंदरा कहलाएगा और ये अपेक्षाकृत खड़ी ढाल वाला होता है, ये इसकी विशेषता है। चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे फेमस जो कैनियन है वो कौन सा है, वो कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है। आई होप ये नाम आपने 100% सुना होगा। सो यहाँ पर आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला ये कि जो ग्रैंड कैनियन है ये कोलोराडो रिवर पर निर्मित है, दूसरा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सो आई होप कि आप ये वाली बात समझ गए हैं कि कैनियन और गॉर्ज में क्या डिफरेंस है। कैनियन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्लोप होगा बहुत ज़्यादा स्टीप होगा और विस्तृत रूप होगा किसका, गॉर्ज का। गॉर्ज
इससे कम मतलब जो उसके हम ढाल की बात करें या फिर हम सकरी घाटी की बात करें सो कैनियन के मुकाबले कम होगी। लेकिन जब हम कैनियन की बात करते हैं तो कैनियन का मतलब ही ये है कि वो गॉर्ज का एक्सटेंडेड वर्जन है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात या फिर शिप्रिका, ये आपने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे होंगे आपने झरने के, एकदम मज़ा आ जाता है उसको देख के। अगर आप रियल में वहाँ पर होंगे तो एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम जलप्रपात और शिप्रिका इसकी बात कर रहे हैं। शिप्रिका और जलप्रपात में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। पहले बात करते हैं जलप्रपात की। जलप्रपात कब होता है? सपोज कोई नदी है, वो सिमिलरली अपना जो उसका पाथ है उसी को फॉलो करती जा रही है, बट क्या हो रहा है कि आगे जाके वो नदी यूं इस तरीके से गिर रही है, ठीक है, एक किनारे पर जाके यूं इस तरीके से गिर रही है। तो यहीं पर क्या क्रिएट होगा? एक झरना क्रिएट होगा, एक जलप्रपात, एक वाटरफॉल क्रिएट होगा। सो जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल में तीव्र वेग से नीचे की ओर गिरता है, उसी को क्या बोला जाता है? जलप्रपात या फिर फॉल बोला जाता है। अब ये मतलब क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वाटरफॉल है क्या। सो इसका निर्माण जो है वो चट्टानी संरचना में विषमता के कारण असमान अपर्दन, भूखंड में उत्थान, भ्रंश कगारों के निर्माण, इन सब की वजह से होता है। ये तो मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया कि एक नदी है जो बह रही है और फाइनली यहाँ पर वो चट्टान से नीचे की ओर गिर रही है। अब ये जो गिरने का प्रक्रम है ये कैसे कैसे हो सकता है? प्रक्रम का मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि असमान अपर्दन हो, मतलब ये एक पूरा समझो इस तरीके से एक माउंटेन था, यहाँ से एक नदी इस तरीके से बह रही थी और यहाँ पर कुछ असमान अपर्दन हुआ और यहाँ से वो सीधे नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया पानी। भूखंड में उत्थान, अगर यहाँ पर ये एक नदी बह रही है और यहाँ का भूखंड जो है वो इस तरीके से ऊपर उठ गया तो ये नदी यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पर भी एक वाटरफॉल क्रिएट हो जाएगा। भ्रंश कगारों का यानी कि फॉल्ट्स बन जाए, उसकी वजह से भी जलप्रपात का निर्माण होगा। तो जलप्रपात के निर्माण के रीज़न क्या हैं? असमान अपर्दन, भूखंड में उत्थान, भ्रंश कगार, इन सब की वजह से जो आपका जलप्रपात है वो क्रिएट होगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा फॉल्स, आपने इसके बारे में सुना होगा। आपको याद रखना है विक्टोरिया नदी के बारे में और इसकी लोकेशन जो कि है आपकी नॉर्थ अमेरिका। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें जाम्बेजी रिवर पर लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में। वहीं जोग या गरसोपा की बात करें तो ये आपके हिंदुस्तान में है, कर्नाटक में। कौन सी रिवर के ऊपर? शरावती रिवर के ऊपर। धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा रिवर पर ये लोकेटेड है। वहीं हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो ये सुवर्णरेखा रिवर पर लोकेटेड है। अब ये जो आप देख रहे हो यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे नियाग्रा जलप्रपात के बारे में, विक्टोरिया, जोग या फिर गरसोपा या फिर हुंडरू और आपका धुआंधार जलप्रपात की कौन कौन सी रिवर पर ये लोकेटेड हैं और कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन क्या है। चलो अब शिप्रिका की बात करें। अभी हमने देखा जलप्रपात के बारे में, तो शिप्रिका की बात करें तो इसकी ऊंचाई जलप्रपात से कम होती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन शिप्रिका एंड जलप्रपात। इसके बाद जलोढ़ शंकु की बात करें। शंकु का आकार आई होप आप लोगों को अच्छे से पता होगा कैसा होता है। तो जब हम शंकु की बात करते हैं, कोन की बात करते हैं, तो कोन कैसा होता है? कोन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जलोढ़ शंकु यानी कि एल्यूवियल कोन की बात कर रहे हैं, जब नदियाँ पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं जिससे नदी के वेग में अचानक कमी आ जाती है। अब देखो, अभी आपने देखा होगा कि आप पहाड़ पे कहीं गए हो, वहाँ से आपने देखा होगा कि नदी बहुत तेज़ी से बह रही होगी। सपोज अगर आप हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को महसूस करा होगा कि नदी का जो प्रवाह होगा, जो उसका वेग होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। बशर्ते अगर आप बनारस गए, बनारस में आपने देखा होगा एकदम सिंपल रिवर बह रही है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है। सो मतलब क्या है कि पर्वतीय भाग से जब रिवर निकलेगी और वो समतल प्रदेश में पहुंचेगी तो सबसे पहली चीज़ जो उसके साथ होगी वो उसकी वेलोसिटी होगी, जो उसके बहने की गति है वो होगी, जिसमें अचानक से कमी आ जाएगी और परिवहन शक्ति भी कम हो जाती है। दैट मीन्स जो डिपॉजिट्स अपने साथ वो लेके आ रही है, जो अवसाद वो अपने साथ लेके आ रही है, वो धीरे 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 उसको कैरी करने की जो उसकी ताकत है वो कम होती चली जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब स्पीड कम हो रही है तो अपने साथ में जो अवसाद, जो सेडिमेंट्स हैं जिनको वो कैरी कर रही है, उनको कैरी करने की पावर भी उसके अंदर कम होती जाएगी। पर्वतीय भाग की तुलना में जो समतल मैदान है वहाँ पर उसकी डिपॉजिट्स को कैरी करने की पावर कम हो जाएगी। अब चट्टानों के जो बड़े बड़े अवसाद हैं वो पीछे ही छूट जाएंगे और इस प्रक्रिया से जो एक आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी जलोढ़ शंकु।
विभिन्न जलोढ़ शंकुओं को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, भावर प्रदेश बनेगा। आपने ये चीज़ वैसे मुझे लगता है पढ़ी होगी भावर प्रदेश और बांगर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चट्टान जो हैं, चट्टानों के टुकड़े या पर्वतीय भाग से नदी नीचे की ओर उतर रही है तो एक स्थान पर जाकर ये काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर नदी जो है ऑलमोस्ट लुप्त हो जाएगी, इसके नीचे बहती हुई मालूम देगी। सो ये क्या कहलाएगा आपका भावर प्रदेश। इसके बाद नदी विसर्प की बात करें या फिर मिएंडर की बात करें, सो मैच्योर कंडीशन में, मतलब मैच्योर स्टेज में नदियाँ सीधे मार्ग से ना प्रवाहित होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती हैं। इस वजह से नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं और इन मोड़ों को ही विसर्प कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये पर्वत है, नदी निकली, उसके बाद जब उसकी मैच्योर कंडीशन में आई तो नदी कुछ इस तरीके से बहेगी, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इस तरीके से नदी बह रही है तो उसमें छोटे मोटे मोड़ बन गए, छोटे बड़े मोड़ बन गए और ये जो मोड़ हैं यही क्या कहलाएंगे, आपके विसर्प कहलाएंगे। गोखुर झील की बात करें तो गोखुर झील का मतलब क्या है, अभी ऊपर देखा हमने कि ये जो मोड़ बन गए इस तरीके से, अब जब नदी आगे जाकर इन मोड़ों से अपना पीछा छुड़ा लेगी और वापस से वो एक सीधी रेखा में, मतलब सीधी लाइन कहें या फिर इतना जो मोड़ लिया हुआ है, जो टर्न लिया हुआ है, उसको पीछे छोड़ दे, उसकी वजह से यहाँ पर तो पानी था ही, यहाँ पर क्या होगा, एक झील क्रिएट हो जाएगी, एक लेक बन जाएगी और यही क्या कहलाएगी, आपकी गोखुर झील कहलाएगी। ठीक है। सो जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है तब नदी का जो अवशिष्ट भाग है वो गोखुर झील या फिर छाड़न झील कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तटबंध की। सो तटबंध आगे बढ़ने के दौरान नदियां अपर्दन के साथ बड़े बड़े अवसादों का किनारों पर निक्षेपण भी करती जाती हैं, यानी कि जब नदी आगे बढ़ रही है अपने साथ जो अवसाद, जो सेडिमेंट्स को कैरी करती हुई जा रही थी, वो किनारों पर उनको डिपॉजिट्स करती हुई जाएगी, जिससे क्या होगा, नदी पर बांध नुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा और इसी को प्राकृतिक तटबंध या फिर नेचुरल जो तटबंध है वो बोलेंगे। ठीक है, तटबंध आई थिंक इंग्लिश में शायद पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, सो तटबंध बन जाएगा। जैसे नदी जो है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर ये इकट्ठा करती चली जाएगी और ये यहाँ पर पूरा एक डिपॉजिट्स होते चले जाएंगे और यही क्या कहलाएगा, तटबंध। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बाढ़ का मैदान। सो जब हम बाढ़ के मैदान की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब नदी की जो परिवहन क्षमता है यानी कि कैरी करने की ताकत जो है वो बहुत कम हो जाती है तो अत्यधिक अवसादों का निक्षेपण यानी कि डिपॉजिट वो करने लगती है। मतलब जितना भी अवसाद, जो भी सेडिमेंट्स लेके आ रही है वो एक ही जगह ठहरना शुरू कर दिया क्योंकि नदी आगे उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रही है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है, इतने तेज फ्लो से अब नदी नहीं बह रही है। फलस्वरूप क्या होगा कि अपने तल पर ही अवसादों का निक्षेपण करना वो स्टार्ट कर देगी और इसी से उसकी धारा अवरुद्ध हो जाएगी, धारा में रुकावट आ जाएगी और आसपास जो मैदान है वहाँ पर जल फैलने लगेगा और यही आपका क्या बन जाएगा, बाढ़ का मैदान। और इस समतल और चौरस बांध को ही क्या बोलते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। इसमें हर साल बाढ़ के कारण नए अवसादों का जमाव होता रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। हर साल जब बाढ़ आती है, बाढ़ आना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी वहाँ की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, जो भूमि होती है, वो फर्टाइल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे डेल्टा की। नदियों के द्वारा जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन रही थी उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं क्या, डेल्टा। डेल्टा के बारे में आपने कई बार सुना होगा और कई बार एग्जामिनेशन में देखा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा के प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स जो है उसको भी देखेंगे। सो निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की न्यूनता और अवसादों की अधिकता की वजह से नदी की जो परिवहन क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है और वह अवसादों का जमाव करने लगती है। यानी कि जब वो निम्नवर्ती मैदान, यानी कि अभी तो नदी कहाँ से निकली, पहाड़ से निकली, उसके बाद धीरे धीरे प्लेन में आई और एक जगह क्या होगा, एकदम बिल्कुल प्लेन एरिया होगा, वहाँ पर इसकी जो परिवहन क्षमता होगी वो कम होती चली जाएगी। जो सेडिमेंट्स वो अभी तक अपने साथ कैरी करके लेके आ रही थी वो नदी की अब ताकत नहीं होगी कि आगे कैरी कर पाए, तो यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट्स जो हैं इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और नदी यहाँ पर लगभग दलदल में तब्दील हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा नुमा एक आकृति का यहाँ पर सृजन होगा। सो डेल्टा के प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहले चापाकार डेल्टा, ये नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वो इसका एक एग्जाम्पल है। पंजाकार डेल्टा, यानी कि जो हमारे हाथ का पंजा होता है इस तरीके से
इस तरीके से जो एक आकृति बनेगी, ये आकृति कौन बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वो इसी आकृति का है। यहाँ पर आपको ये डेल्टा का प्रकार और कौन सी नदी के द्वारा इस तरीके का डेल्टा बन रहा है वो आपको 100% याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद ज्वार नदमुख या फिर ज्वार नदमुखी डेल्टा की बात करें तो हिंदुस्तान में जो नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा है वो इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद द्रमाकृतिक या फिर वृक्षाकार जो डेल्टा है, ये एब्रो डेल्टा जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। सो आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर में जो कुछ दिया हुआ है उसको कवर अप करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।